आगे हम पढ़ेंगे स्किल की जो 3 या 4 स्किल की एक्सप्लेनेशन करेंगे, कौन सी स्किल में क्या होता है। 3-4 स्किल का आज हम गो थ्रू करेंगे। उसमें सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग है, उसके बाद वर्डप्रेस है, एसईओ है, कंटेंट राइटिंग, वेब डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग और क्विक बुक्स। इनमें से 3-4 पढ़ेंगे, बाकी मैं फिर आपको असाइनमेंट दूंगा कि वो आपने उसके बारे में रिसर्च करके आना है, फिर अगली क्लास में बाकी हम डिस्कस करेंगे। अब हमने स्किल्स के बारे में बात करनी है कि स्किल होती क्या है। ये जो हमने स्किल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, इन स्किल्स में क्या क्या होता है। सबसे पहले हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे। इसमें 2 वर्ड हैं, एक डिजिटल है और दूसरा मार्केटिंग है। मार्केटिंग जैसा कि हमें पता है, कोई भी चीज़ को जाके मार्केट में बेचने को मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग है जब हम इलेक्ट्रॉनिकली या कंप्यूटर में अपनी किसी चीज़ की को जाके बेचते हैं, तो वह डिजिटल मार्केटिंग हो जाता है, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले चीज़ है प्लेटफॉर्म। कि जैसे कि मैंने बात की कि मार्केटिंग में हम मार्केट में जाकर चीज़ बेचते हैं, इसी तरह डिजिटल की अपनी मार्केटें हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं। अब किस प्लेटफॉर्म पे आपने कौन सी चीज़ बेचनी है या किस तरह बेचनी है, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का हिस्सा होता है। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और ट्विटर, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। इन पे आप चीज़ें बेच सकते हैं और इनके पे चीज़ें बेचने का एक प्रॉपर मैकेनिज्म है। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में हम वो पूरा मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि ऐड किस तरह लगाना है, ऐड में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने सेट करनी होती हैं, पॉपुलेशन उसकी किस तरह सेट करनी है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो किस तरह लिखनी है, और एज लिमिट लगानी है, डेमोग्राफिक कौन से रखने हैं, यानी कि एरिया कौन सा रखना है, उसके बाद किस एज के लोगों को दिखना चाहिए। सारी चीज़ें हम देखते हैं अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर के डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में हम सीखते ये हैं कि ये चीज़ें डिफाइन किस तरह करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ब्रांड है बच्चों के कपड़ों का, ठीक है, और मैं बेचना चाह रहा हूँ फैसलाबाद में, ठीक है, लेकिन मैं ऐड लगाता हूँ सियालकोट की, और वहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ पॉपुलेशन, मैं चूज़ करता हूँ ओवर 60 और उसमें मैन चूज़ करता हूँ, तो ये एक बड़ी रॉन्ग किस्म की मेरी सिलेक्शन होगी। क्यों कि ख़ास तौर पे हमारा माइंड सेट है कि बच्चे खुद तो शॉपिंग नहीं करते, मोस्टली बच्चों की शॉपिंग उनकी मदर्स करती हैं, तो हमने मदर्स को तो उसमें इंक्लूड ही नहीं किया। हाँ, हमने फादर्स को भी ध्यान में रखना है, लेकिन अगर हम सिर्फ फादर्स पे रखेंगे या सिर्फ मदर्स पे रखेंगे तो वो ऐड कामयाब नहीं होगा। वो हम उसके पैसे सर्व कर देंगे, गूगल चार्ज कर लेगा, लेकिन ज़्यादा हमारी टारगेट ऑडियंस उसमें नहीं आएगी। तो इस तरह की चीज़ें हमने इस पूरे कोर्स में, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में सीखनी है। उसके बाद है डिजिटल एड के, जिस तरह मैंने फेसबुक के ऐड की बात की, इस तरह गूगल में भी ऐड लगता है कि हम ऐड किस तरह लगाते हैं। ऐड में पिक्चर लगानी किस तरह ज़रूरी है, पिक्चर का साइज़ कौन सा होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रोमिनेंट होनी चाहिए, तो ये सारी हम डिजिटल ऐड में सीखते हैं। अब इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग का एक और अहम तरीका है, वो ब्लॉग है। हमने सुना होगा कि वीलॉग लोग करते हैं, तो जितनी किसी बंदे किसी सेलिब्रिटी की ऑडियंस होगी, उसके फॉलोअर्स होंगे, लोग उसको अपनी चीज़ बेचते हैं, कोई चीज़ बेचने वाली जो भी उसकी होगी, तो वो उसका वीलॉग करके वीडियो लगा देता है कि ये फलां चीज़ है, इसमें ये है, तो लोग उसको भी फॉलो कर रहे होते हैं, तो लोग उस चीज़ को भी देखना शुरू कर देते हैं। इसी तरह ब्लॉगिंग में भी लोगों की वेबसाइटें हैं जो कि बहुत फेमस हैं, तो उन लोगों ने इसी तरह चीज़ों के रिव्यू किए होते हैं ब्लॉग की शक्ल में। तो हम अगर फॉर एग्जांपल मैं ये बुक बेचना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे कोई ब्लॉगर से रब्ता करूँगा जो कि बुक्स के बारे में अच्छे ब्लॉग लिखता है, तो उसको मैं अपनी एक पहले बुक भेजूँगा और वो बुक मेरी को पढ़ के उसके बारे में रिव्यू करेगा, बेशक उससे चार्ज भी करेगा, लेकिन ये ब्लॉगिंग एक ऐसा तरीका है, वहाँ से भी हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके बाद है लीड जनरेशन। तो जब हमने ये सारे काम किए, ऐड लगा लिया, ब्लॉग लिखवा लिया किसी से, तो उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि लोग हमारे बिजनेस पे आएँ, हमारा जब पेज है या वेबसाइट है तो उस पर आएँ, आके शॉपिंग करें जो हम बेचना चाह रहे हैं, तो उसको लीड जनरेशन कहते हैं। तो लीड कोई भी हमारे पेज पे जब आ जाना है ना, वो लीड जनरेशन है। तो इन डिजिटल मार्केटिंग का मेन मकसद यही होता है कि हमारे पेज पे ट्रैफिक आए। वालेकुम सलाम। हम कस्टमर्स को अपने पेज पे लाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, अब पहले मैंने प्लेटफॉर्म की बात की, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर। इसके अलावा आप ई कॉमर्स स्टोर्स बनाते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए।
ई कॉमर्स स्टोर आपकी वेबसाइट भी हो सकती है, ई कॉमर्स स्टोर अमेजोन का स्टोर भी हो सकता है, ईबे भी हो सकती है, अलीबाबा भी हो सकता है, दराज का स्टोर भी हो सकता है। ये सारे वो स्टोर हैं जो ई कॉमर्स है। जैसे कॉमर्स बिजनेस का है और ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस अगर हम कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो वो हमारी ई कॉमर्स में जाता है। उसके बाद है ईमेल मार्केटिंग। आपने देखा होगा आप ईमेल यूज करते हैं तो आपको प्रमोशन की ईमेल आती है, ठीक है, मुख्तलिफ पैकेज की ईमेल आती है कि हमारी ये चीज़ है, ये सेल है, तो ये ईमेल मार्केटिंग है। उसमें होता क्या है कि हमारे पास हम किसी एरिया के या किसी एक स्पेसिफिक टाइप के लोगों के ईमेल इकट्ठे कर लेते हैं, या वो किसी लोगों ने इकट्ठे किए होते हैं, उनसे हम परचेज कर लेते हैं, ठीक है, या कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो ईमेल जनरेट करते हैं, तो उनके थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट की मुख्तलिफ लोगों को ईमेल भेजते हैं। तो जिसके पास ईमेल जाएगी वो ईमेल ओपन करेगा, देखेगा, अगर उसको इंटरेस्ट होगा तो वो क्लिक करके हमारी वेबसाइट या पेज पे आ जाएगा, तो हमसे शॉपिंग करेगा। तो ये भी ईमेल मार्केटिंग एक मार्केटिंग का तरीका है। या एक एसएमएस मार्केटिंग होती है, इसमें भी वही तरीकाकार है। ईमेल की बजाय हमें मैसेज आता है, और मैसेज में जैसे कि अभी रिसेंटली एसी की रिपेयरिंग वाले मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें हमारे पास मैसेज आता है, मैसेज में नंबर या कॉन्टैक्ट का तरीका लिखा होता है या वेबसाइट लिखी होती है, हम वहाँ पे क्लिक करते हैं और वेबसाइट पे चले जाते हैं, जो शॉपिंग वगैरह का हमें ऐड मिल रहा होता है उस पर चले जाते हैं। तो ये वो तरीकाकार है जिससे हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। एक चीज़ है डाटा एनालिटिक्स। उसमें क्या होता है, हमने कोई पेज बनाया और पेज पे हमारे ट्रैफिक आ रही है, उस ट्रैफिक का डाटा हमने खुद निकाला, फेसबुक हमें दे रहा है, और डाटा निकाला, उसमें देखा कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं जिन्होंने हमसे शॉपिंग की है, क्यों क्या उनकी है, ये सारा डाटा हमें फेसबुक प्रोवाइड करता है। हम क्या करते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमारा पेज होगा वो सारे डाटे को निकाल के ना उसको एनालाइज करते हैं कि हमारे पेज पे ज़्यादा ट्रैफिक किस जगह से आ रही है, किस उम्र के बंदे कर रहे हैं, और उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी प्रोफाइल किस तरह की है। तो फिर नेक्स्ट जब हमने ऐड लगाना होता है, हम उन चीज़ों को ध्यान में रख के फिर ऐड लगाते हैं। तो ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इसका ओवरव्यू था कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। आगे हमने वर्डप्रेस की बात कर ली। वर्डप्रेस जैसे कि नाम से जाहिर है, वर्ड है लफ्ज़, अल्फाज जैसे कहते हैं, और प्रेस है जो पब्लिशिंग की प्रेस होती है, जैसे कि अखबार वाली प्रेस हो गई, ठीक है। तो वर्डप्रेस वही है, अल्फाज को पब्लिश करना। अब ये तो इसका अल्फाजी मतलब हो गया। अब ये है क्या, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए से वेबसाइटें बनती हैं। पहले तो वेबसाइट बनाने के लिए हमें कोडिंग आनी चाहिए, कोडिंग आएगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएंगी, तो फिर हम वेब डेवलपर बनेंगे। लेकिन वर्डप्रेस में क्या होता है, हमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। डेवलपर्स ने कोड बना के प्लगइन्स बनाए होते हैं या थीम बनाए होते हैं। जैसे हमने मोबाइल में कभी थीम इस्तेमाल किया ना, वो थीम हम लगाते हैं तो सारी हमारे मोबाइल की सेटिंग चेंज होती है, डिस्प्ले चेंज होता है, उसके वर्किंग स्टाइल चेंज होता है। तो इसी तरह इसमें भी हमारे पास थीम और प्लगइन्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम वेबसाइट बना लेते हैं। ये एक सिंपल मैकेनिज्म होता है कि हमें एक सॉफ्टवेयर मिलता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर मिलता है, उसको हम इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल कर लिया और उस पर हमने मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे होते हैं, ऑप्शन को उठा के हमने रखते जाते हैं और हमारी जो वेबसाइट बन जाती है। फॉर एग्जांपल हमने वेबसाइट बनानी है जिसमें हम क्रिकेटर का बायोडाटा लिख रहे हैं, ठीक है, या क्रिकेटर के बारे में या क्रिकेट मैच के बारे में तबसरा कर रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम कहते हैं कि इस मैच की पिक्चर लगाएं, वहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन आएगा, हम पिक्चर उठा कर रखेंगे, उसमें पिक्चर ऐड कर देंगे। पहले पिक्चर का फ्रेम रखेंगे, उस फ्रेम में हम पिक्चर ऐड कर देंगे। अब हम चाहते हैं कि उस पिक्चर के बारे में थोड़ा सा लिखें, फिर वहाँ से हम एक टेक्स्ट बॉक्स उठाएंगे, उसको रखेंगे, उसमें टेक्स्ट लिखते जाएंगे। टेक्स्ट लिख लिया, अब हम चाहते हैं कि इस मैच की थोड़ी सी हाईलाइट भी दिखाएं, फिर वहाँ से हम वीडियो का फ्रेम लेंगे और वहाँ पे रखेंगे और उसमें वीडियो ऐड कर देंगे। इसी तरह मुख्तलिफ हिस्से हम उठा के रखते हैं, उसमें जो चीज़ ऐड करनी हो वो कस्टमाइज करके हम ऐड करते रहते हैं। तो इस तरह मुकम्मल वेबसाइट बन जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने वेबसाइट बनानी है जिसमें मैं बुक्स बेचना चाहता हूँ, ठीक है। अब पहले मुझे वो थीम ढूंढना पड़ेगा जो कि बुक बेचने या किसी भी कॉमर्स को सपोर्ट करता हो या उसमें कोई शॉप को सपोर्ट करता हो, उस तरह का थीम ढूंढा मैंने, वो इंस्टॉल किया। अब मेरे पास थीम ने मुझे सारी वो चीज़ें बना के दे दी जिसमें मैं पिक्चर प्रोडक्ट्स ऐड कर सकता हूँ, उसके बारे में लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले ऐड अ न्यू प्रोडक्ट क्लिक करके वहाँ पे बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें मेरी प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी। तो प्रोडक्ट की पिक्चर लगाऊंगा, उसका टाइटल लिखूंगा, डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, प्राइस लिखूंगा, और अगर मैंने चाहता हूँ कि लोग इस पर आके सोशल मीडिया पे शेयर करें, वो शेयर के बटन ऐड कर दूंगा।
ठीक है। ये सारी चीज़ें पहले हम कोडिंग में कर रहे होते थे, अब हमें ये सारी बनी बनाई चीज़ें आ गई, हमने उठा के रखा और पूरा एक लेयर बन गई, उसमें मेरी एक प्रोडक्ट ऐड होगी। इस तरह अगर मैंने 1000 प्रोडक्ट भी ऐड करनी है ना, तो 1000 बार मैं वो अमल दोहराऊंगा तो उस पेज पे 1000 प्रोडक्ट शो हो जाएंगे, लोग आएंगे, उनको प्रोडक्ट नजर आ रही होगी, उससे वो बाय का बटन क्लिक करके बाय कर लेंगे। फिर अगर मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे जायज़ कैश से पेमेंट करें, बैंक अकाउंट से पेमेंट करें, तो वहाँ पे पेमेंट का भी प्लगइन होगा, वो पेमेंट का प्लगइन मैं उसमें इंस्टॉल कर दूंगा, तो लोग जैसे ही शॉपिंग पे जाएंगे उसको पेज नज़र आ जाएगा, उसमें इंटरनेट डाटा करेंगे और क्लिक करके वो चीज़ खरीदेंगे। तो ये वेबसाइट पूरी बन गई, जो कि ई कॉमर्स वाली, मैंने एक लफ्ज़ भी कोडिंग का नहीं लिखा, सिर्फ चीज़ें उठा के रखी हैं और मेरी वेबसाइट ई कॉमर्स स्टोर बन गया। ठीक है। अगर आप इसकी मिसाल देखना चाहते हैं तो फोगो फैब्रिक्स हमारी जो फैक्ट्री की वेबसाइट है वो वर्डप्रेस में बनी हुई है, उसमें सारी फंक्शनैलिटी वर्डप्रेस की है, वो सारी चीज़ें हमने वर्डप्रेस यूज़ करते हुए इस्तेमाल की। अच्छा, ये तो था इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इसको हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं, CMS वर्डप्रेस, यानी कि बेसिकली वो सारा जो मैंने बातें की सारा कंटेंट ही है ना, पिक्चर्स, अल्फाज, वीडियोस, उसके बाद प्रोडक्ट्स, ये सारी कंटेंट है। इस कंटेंट को मैनेज करने के लिए हमें एक सिस्टम मिला हुआ है, सॉफ्टवेयर, तो उस सॉफ्टवेयर को हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, उसको हम सिर्फ मैनेज कर रहे होते हैं और वेबसाइटें बन रही होती हैं। अच्छा, इसकी में हर किस्म की वेबसाइट बन सकती है, ब्लॉग की वेबसाइट है, न्यूज़ की वेबसाइट है, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो टॉप की 1 मिलियन वेबसाइट्स है ना, उसका 30% वर्डप्रेस में बना हुआ है, 70% कोडिंग है, लेकिन 30% ऑफ वेबसाइट्स जो कि बनी हुई हैं वर्डप्रेस को इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, इसके फ़ायदे क्या हैं? ये टोटली फ्री है। जो सॉफ्टवेयर है ना, नॉर्मली हमें कुछ सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर जब से बना है तब से फ्री है, और पूरी उन्होंने ये मेंशन किया है कि ये सारी ज़िंदगी हर बंदे के लिए फ्री रहेगा। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसने इसको बनाया है, और वही ऑर्गेनाइजेशन इसको ईयरली अपडेट करती है, इसकी सारी चीज़ें फीचर्स को हमें अपडेट कर रही होती है। ठीक है, नया वर्जन आता है उसमें चीज़ें नई ऐड करती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही होती है। ठीक है। अब दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि बहुत सिंपल है, इवन के बच्चे भी इसको इस्तेमाल करके वेबसाइटें बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसमें है कि प्लगइन्स, कि हम इसमें प्लगइन्स कोई भी चीज़ काम हमें चाहिए, कोई भी अपनी वेबसाइट में कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, उसके हिसाब से हमें प्लगइन मिल सकता है। अभी मैंने 2 साल पहले एक स्कूल की वेबसाइट बनाई थी, तो उसमें एक मसला आता था कि स्टूडेंट का रिजल्ट उन्होंने शो करवाना होता था, कि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स कहीं पे भी बैठे हुए स्टूडेंट्स का डाटा एंटर करें तो उनको उसका रिजल्ट ऐड कर सकते हैं। अब प्लगइन्स मैंने काफ़ी ढूंढे, ऐसे प्लगइन्स फ्री भी होते हैं, आपको खरीदने भी पड़ते हैं। थीम भी इसी तरह है, कुछ थीम फ्री हैं, कुछ हमें खरीदने पड़ते हैं। तो प्लगइन ढूंढे, मुझे रिजल्ट वाला कोई अच्छा सा प्लगइन नहीं मिल रहा था जो कि उनकी सारी फंक्शनैलिटी को पूरा कर रहा हो। तो फिर मैंने उसका हल ये निकाला कि मैंने एक प्लगइन लिया जिसमें ज़्यादातर उनकी फंक्शनैलिटी मिल रही थी, उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग थी, वो चीज़ें फिर मैंने कोडिंग करके उसमें ऐड कर दी। तो थोड़ी बहुत आपको कोडिंग आती होनी चाहिए ताकि आप अगर कोई मुश्किल में फंसें तो निकल जाए। अच्छा, अगर आपको फिर भी नहीं आती, फिर वही जो मैंने शुरू में चीज़ बताई कि हाउ टू यूज़ अ सर्च बार। जब आप सर्च बार को इस्तेमाल करना आपको आता होगा तो यूट्यूब पे जाएं, सर्च करेंगे इस प्लगइन में नई लाइन किस तरह ऐड करनी है। ठीक है, तो वो आपको बता देगा, वहीं से आपने कोड को कॉपी पेस्ट करके या टाइप करके लिख लेंगे तो आपका बाकी भी काम चल जाएगा। यानी कि बताने का मकसद यह है कि अगर आपने वर्डप्रेस करना है और आपको कोडिंग नहीं आती, फिर भी आप तरीका निकाल लेते हो किस तरह आपने सोचा है। तो ये वर्डप्रेस है, इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। ये वर्डप्रेस यानी कि इनिशिएट या इजाद हुआ था 2003 में, उसके बाद से अब तक ये फ्री है और आगे भी फ्री रहेगा। अच्छा, अगली जो हमने स्किल पढ़नी है वो है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। शुरू में मैंने बात की कि किस तरह हम सर्च बार को यूज़ करते हैं, और सर्च ये हम एज ए यूज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, सर्च बार को कुछ चीज़ें जाकर सर्च कर रहे हैं। अब हमने इस पूरी स्किल में बात करनी है कि सर्च इंजन चलता कैसे है, क्योंकि जारी बात है गूगल की किसी ने प्रोग्रामिंग की है, प्रोग्रामर हैं जो कि कंडीशन तय करते हैं कि आपने ये चीज़ें चेक करनी है, जिसके आर्टिकल में या जिसकी वेबसाइट में या जिसकी वीडियो में ये चीज़ें हैं उसको शुरू में दिखाना है, उसको एल्गोरिदम कहते हैं। अब गूगल का ये एल्गोरिदम है कि कौन सा एल्गोरिदम गूगल में चलता है, उसको समझने की जो साइंस है उसको हम SEO कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि हमने वो सर्च इंजन के बारे में पढ़ना है कि सर्च इंजन चलता कैसे है, कीवर्ड किस तरह काम करते हैं,
रैंकिंग कैसे होती है, हमारा पेज गूगल में सबसे पहले नंबर पे कैसे आ सकता है, या हमने कोई यूट्यूब पे वीडियो लगाई है, फॉर एग्जांपल मैंने एक बिरयानी बनाने की वीडियो बनाई और उसको यूट्यूब पे मैंने लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी बिरयानी बनाने की वीडियो देखना चाहे तो मेरी वीडियो नजर आए, तो उसके लिए मुझे यूट्यूब के सर्च इंजन को समझना पड़ेगा कि यूट्यूब कौन कौन सी चीज़ों को देख के फिर वीडियो आगे लेके आता है। तो उसमें सबसे अहम चीज़ कीवर्ड्स हैं, ठीक है। उसके बाद जारी बात है वीडियो की क्वालिटी होगी, वीडियो का टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगी, टैग्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें गूगल अपना यूट्यूब देखता है। तो ये सारा मैकेनिज्म गूगल किस तरह, यूट्यूब या गूगल किस तरह चलते हैं उसको समझने की जो साइंस है उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ कहते हैं। इसमें सबसे अहम चीज़ है ये है कि सर्च रिजल्ट्स के गूगल सर्च रिजल्ट दिखाता कैसे है। अगर हम ये समझ जाएंगे गूगल ने कौन सा अपने पास पैमाना या पैरामीटर रखा हुआ है जिससे नाप के वो सर्च रिजल्ट दिखाता है, तो जारी बात है हम अपनी वीडियो में वो चीज़ें ले आएंगे तो हमारी वीडियो हमेशा टॉप पे नजर आएगी। तो जब भी टॉप पे नजर आने उसका मकसद मतलब ये है कि हमें ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं। अल्टीमेट गोल वही है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अपनी तरफ लेके आने। तो जब एक कीवर्ड पे हम रैंक कर गए, फॉर एग्जांपल वो बिरयानी वाली मिसाल लूँ तो हमने हाउ टू मेक अ टेस्टी बिरयानी, अब टेस्टी बिरयानी का कीवर्ड हमने लिया और उसको इस तरह से अपने टाइटल डिस्क्रिप्शन में एडजस्ट कर दिया कि, और बाद में जब हम वीडियो बना रहे हैं वीडियो में भी हमने टेस्टी कीवर्ड को इतनी बार और इतने ख्याल से बोला कि गूगल के जो बोर्ड्स हैं उनको समझ आ जाए कि यही टेस्टी बिरयानी वाली वीडियो है, इसके अलावा कोई नहीं है। अगर उसको गूगल के बोर्ड्स को हमने समझा दिया तो सबसे जब भी कोई टेस्टी बिरयानी लिखेगा तो हमारी वीडियो देखेगा, आएगी ऊपर। और मोस्टली लोग करते हैं यही कि पहले लिंक पे क्लिक कर लेते हैं या पहले 2-4 में से क्लिक कर लेते हैं, तो हम वहाँ पे आ जाएंगे तो हमें लाखों के हिसाब से व्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। तो ये सर्च इंजन हमें ऐसा करता है। अब इसमें वीडियो भी हो सकती है, हमारा कारोबार भी हो सकता है, ई-कॉमर्स की वेबसाइट भी हो सकती है, पेज भी हो सकता है। तो और ये सारी चीज़ें अगर हम पेज अपनी वेबसाइट में या पेज में करेंगे तो हम टॉप पे नजर आएंगे और ज़्यादा लीड जनरेशन कर सकेंगे। अब ये काम हम लोगों के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर है यूके में बैठा हुआ है, उसकी शूज़ बेचने की वेबसाइट है, वो कहता है कि मुझे ऐसा बंदा मिले जिसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आती है और वो मेरी वेबसाइट को की एसईओ कर दे और मेरी वेबसाइट रैंक हो जाए। जब भी लोग शूज़ के बारे में सर्च करें तो मेरी वेबसाइट नज़र आए, लोग क्लिक करके मुझसे परचेजिंग करें। तो इसके इवन आपसे वो मंथली चार्ज तय कर लेगा। नॉर्मली एसईओ की जो जॉब होती हैं ये महीनों चलती हैं, क्योंकि फ़ौरन से कभी भी कोई पेज रैंक नहीं होता, मिनिमम 6 महीने लगते हैं किसी भी एक वेबसाइट को रैंक होने में। तो आपको यानी कि अगर आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखी है तो आपको वहाँ पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे कि आपने उससे 1 महीना 2 महीना या 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करना है और उस 3 महीने में आपने उसको बताना है कि मैं यहाँ तक आपकी वेबसाइट को लेके जाऊँ। अब कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जिससे वेबसाइट चेक हो जाती है कि इसकी एसईओ की रैंकिंग कितनी है। आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल जिसको कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वेब एड्रेस होता है, जैसे www.facebook.com, तो ये उसका यूआरएल है। इसको उठा के अगर हम वो टूल में या लगाएंगे ना तो वो हमें एनालाइज करके बता देगा कि इस वेबसाइट की इस वक्त रैंकिंग कितनी है। फॉर एग्जांपल वो रैंकिंग में 1000 नंबर पे है, तो आप अपने कस्टमर से कमिटमेंट कर लेते हैं कि मैं आपको 3 महीने में इसको 500 नंबर पे ले आऊँगा, अगले 3 महीने में इसको 200 नंबर पे ले आऊँगा, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको पहले पेज पे ले आऊँगा, फिर पहले पेज से नंबर टॉप पे ले आऊँगा। तो ये सारे काम एसईओ के जरिए होंगे, आहिस्ता आहिस्ता होंगे। अच्छा, इसके लिए हमें एसईओ के लिए हमें पता होना चाहिए कि वेबसाइट्स बनती कहते हैं, क्योंकि जारी बात है जब हमने किसी वेबसाइट की एसईओ करनी है ना, उसमें गूगल सर्च इंजन देखता है कि वेबसाइट कितनी लाइट है, उसमें हैवी कोडिंग तो नहीं इस्तेमाल की गई, लोड करते हुए टाइम तो नहीं लेती। तो अगर हमें भी ये चीज़ें पता होंगी तो हम उसकी एसईओ कर सकेंगे ना। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट बनाई है, उसमें बड़ी हैवी वीडियोस लगा दी है। अब एक कस्टमर आके मेरी वेबसाइट पे क्लिक करता है, वेबसाइट लोड होती रहती है, क्योंकि वीडियो ने लोड होना है तो वेबसाइट शो होना है, लोड होती रहती है। तो वो कस्टमर 1 मिनट 1.5 मिनट या आधे मिनट से पहले उसको छोड़ के कोई और वेबसाइट पर जाकर क्लिक कर लेता है। अब गूगल ने देखा कि बहुत सारे लोग इस पर क्लिक तो कर रहे हैं लेकिन फ़ौरन से वापस चले जा रहे हैं, तो गूगल ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट को उठा के बहुत नीचे फेंक देगा, जहाँ तक नज़र भी नहीं आएगी। तो अगर मुझे पता होगा कि मैंने ये गलती की है, वीडियो लगाई हुई है, क्योंकि वेबसाइट बनाने का पता होगा कि वेबसाइट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एसईओ को फैक्टर करती हैं, तो हम इस कोर्स में सारी वो चीज़ें पढ़ेंगे तो हम वो गलतियां नहीं करेंगे। हमारी वेबसाइट लाइट होगी, फ़ौरन से अपलोड होगी, तो कस्टमर भागेगा नहीं, कस्टमर उस पर स्टे करेगा। तो गूगल ये सारे टाइम को नोट करता है। उसके बाद अगर हमें यूज़र के सर्च बिहेवियर का भी पता हो कि यूज़र किस तरह सर्च करता है,
जैसे मैंने शुरू में बात की हाउ टू यूज सर्च इंजन, सर्च बार। तो जब हमें लोगों के माइंड का पता हो ना, लोग इस तरह सर्च करते हैं, तो हम अपनी वेबसाइट को भी उस तरह रखेंगे ताकि लोग सर्च करें और हमारी वेबसाइट नजर आए। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ज़्यादा फोकस हमारा यही होगा कि हम सर्च इंजन के मुताबिक अपने आप को डाल लें, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ें हमें कुछ टेक्निकल चीज़ें भी आनी चाहिए इसमें, वो टेक्निकल कोडिंग भी हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर CSS जो कहते हैं ना कोडिंग, वो सारी कलर्स के बारे में, तो उसमें अगर हमने हैवी CSS कोड का इस्तेमाल किया होगा तो फिर भी हमारी वेबसाइट लो हो जाएगी। तो उसमें भी हमें शॉर्टकट आना चाहिए कि किस तरह हम इनलाइन कोड इस्तेमाल करते हैं, किस तरह सेपरेट फाइल में CSS लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें आती होंगी, तो हम उस हिसाब से अपनी वेबसाइट को मिनिमम रखेंगे और उसमें लोडिंग टाइम हमारा कम होगा और ज़्यादा वेबसाइट लोग। अच्छा, उसके बाद अब हमने क्रिएटिव राइटिंग के बारे में पढ़ना है। कंटेंट राइटिंग जिसको कहते हैं, क्रिएटिव राइटिंग भी कहते हैं। हमने बात की वर्डप्रेस में वेबसाइट्स बनाने की। अब इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल लूँ कि मैंने वही मेरा कस्टमर है जिसकी शूज़ की शॉप है और वो उसने ऑनलाइन वेबसाइट बना ली शूज़ की। अब वो चाहता है कि शूज़ के बारे में मैं लिखूं ताकि लोग पढ़ पढ़ के शूज़ खरीदें। तो अब एक नाइकी का नया ब्रांड आया और उसने उसके बारे में चाहता है कि कोई अच्छा सा लिखे, तो वो कंटेंट राइटिंग हुई थी या क्रिएटिव राइटिंग होगी। तो आप फॉर एग्जांपल फ्रीलांसर हैं जो कि क्रिएटिव राइटिंग का काम करते हैं, तो उस बंदे ने आपसे रब्ता किया कि मेरे शूज़ के बारे में लिखो। तो वही आपने, जैसे मैंने ब्लॉग की बात की, ब्लॉग भी क्रिएटिव राइटिंग में आता है, तो आपने उसके शूज़ को पहले देखा, उससे डिटेल ली या उसके बारे में रिसर्च की, सर्च करके आपने मेरे पॉइंट बनाए, पॉइंट बना के आपने उस शूज़ की सारी डिटेल लिख दी, उसके बारे में मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। तो अब कस्टमर आके वो पढ़ेगा और नीचे आपने लिख दिया होगा, अगर आपने खरीदना चाहते तो उस पर क्लिक कर दें तो कस्टमर जाके खरीद देगा। तो इस तरह क्रिएटिव राइटिंग की जाती है। क्रिएटिव राइटिंग में वेबसाइट पे भी क्रिएटिव राइटिंग होती है, ब्लॉग्स पे होती है, फोरम्स और मुख्तलिफ जिस पे हम क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की मुख्तलिफ, फेसबुक के पेज पे क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं, लिंक्डइन पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन की कर सकते हैं, प्रोडक्ट के रिव्यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल दराज पे मेरा स्टोर है, मैं चाहता हूँ कि लोग इसके अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दें, तो ये भी क्रिएटिव राइटिंग है। मैं किसी क्रिएटिव राइटर को हायर करूँगा, उसे कहना है कि आपने मुख्तलिफ आइडिया बनानी है, बना के प्रोडक्ट मेरी ऑर्डर करनी है और ऑर्डर करने के बाद आपने अच्छे से रिव्यू लिखने हैं, ठीक है। तो अब काम तो ये रिव्यू लिखने का है, मेरा तो क्रिएटिव राइटिंग का काम है, तो मैं वहाँ पे रिव्यूज़ अच्छे से लिख रहा हूँ, लोग आके रिव्यू पढ़ रहे हैं और ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो लोग शॉपिंग कर रहे हैं। तो अल्टीमेट गोल क्या होगा? शॉपिंग करवाना, लेकिन काम क्या कर रहा है? क्रिएटिव राइटिंग का, ठीक है। इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है और क्रिएटिव राइटिंग में आपको बस अच्छा लिखना आना चाहिए। इस कोर्स में हम ये चीज़ें देखते हैं। हाँ, इसमें क्रिएटिव राइटिंग में SEO भी इस्तेमाल होती है, जिसको कहते हैं SEO ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट। अगर आपको कंटेंट राइटिंग की जॉब है और आपको SEO का पता है, यानी कि आपने वो अल्फाज लिखने हैं कि जो गूगल के सर्च इंजन में आएँ। तो फॉर एग्जांपल मैं शूज़ के बारे में लिख रहा हूँ, तो मैं शूज़ के बारे में वो अल्फाज उसमें ऐड करूँगा, वो कीवर्ड्स ऐड करूँगा जो कि सर्च इंजन एक्सेप्ट करेगा। सर्च इंजन पे लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है जब वो सर्च करेंगे तो मेरा आर्टिकल उसको नजर आएगा। तो ये था इसमें SEO का होना भी कंटेंट राइटिंग में।